मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान सुनने के लिए हमारे चैनल काशी टीवी को सब्सक्राइब करें। एक सोच बना लो कि जब भी किसी को खाता देखोगे तो टेंशन लेने के बजाय क्या हो, खुश हो जाओ। इससे आपकी डिप्रेशन खत्म होगी, आप जिंदगी को एंजॉय करोगे। पता है इंसान के साथ सारा मसला ही यही है। ये जो हम लोगों को डिप्रेशन और टेंशनें है ना, इसलिए नहीं है कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, ये इसलिए है कि हम चाहते हैं कि फलां इतना आगे निकल गया तो हम पीछे क्यों हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे। सारी टेंशन इसकी है। ये कंपटीशन खत्म हो जाए ना, सारी दुनिया सुकून में आ जाए। क्योंकि इस जमाने में ये रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में इंसान को जिस सतह का रिस्क मिल रहा है ना, जिस स्टैंडर्ड का, इस स्टैंडर्ड का रिस्क इससे पहले कभी भी नहीं मिला। ऐसी लाइफ इंसान की कभी रही नहीं है लग्जरी जैसी अब है, सिवाय चंद मुल्कों के और चंद गरीब इलाकों को अगर आप मुस्तस्ना कर दो। कुछ जगह ऐसी हैं जहां लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। ये लिविंग स्टैंडर्ड जो इंसान का आज है ना, लिबास में, खुराक में, रिहाइश में, सवारी में, ये स्टैंडर्ड आज से पहले कभी भी बोलो नहीं था। तो फिर टेंशन किस बात की भाई? टेंशन इस बात की कि उसका मुझसे भी अच्छा क्यों है, इसी में मर रहे हैं सारे। आप मुझे बताओ, पहले पंखे थे गर्मियों में? हमारे परदादा से भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पंखे भी नहीं थे। बहुत मालदार लोग होते थे जो मुलाजिम रखते थे, जो यूं 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 बैठ के पंखे चलाते रहते थे। जैसे ही वो हटा तो बस गर्मी से पसीना निकलना शुरू। मैंने ऐसे गांव में टाइम गुजारा है जहां लाइट नहीं है, तो गर्मियों में भी वहां टाइम गुजारा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि वंस अपॉन अ टाइम लोग कैसे रहा करते थे भाई, कैसे रहा करते थे यार, लेकिन फिर भी रहते थे। क्या आज जो खुराक मुयस्सर है पहले मुयस्सर थी? पहले मुर्गी खाना ये मालदारों का काम था, कहते हैं मुर्गे खा रहा है। अब चिकन बिरयानी हर ठेले पे मिल रही है। गरीबों का खाना है बिरयानी। तो हम थोड़ा सा बयानात में तारीफें करके थोड़ा दोबारा बिरयानी पे ले आते हैं लोगों को। शादी ब्याह में, वलीमों में बिरयानी पका करती थी, अब तो हर घर में बिरयानी की तो कोई वैल्यू नहीं रही है। तौहीन है बिरयानी की है, लेकिन खैर अब हो रही है तौहीन, क्या करें। कितना चिकन कितनी आम हो गई है, गोश्त कितना आम हो गया है, अंडे कितने आम हो गए हैं। पहले अंडे खाना मालदार लोगों की अलामत थी। खुराक कितनी मयारी हो गई इंसान की, लिबास कितना मयारी हो गया। 6-6, 10-10, 15-15 जोड़े संभाल के रखे हुए हैं। जरा सा पसीना आया, कपड़े चेंज किए। पहले नहीं उसी घसीटते रहते थे। नहाना कितना आसान हो गया, वॉशरूम में जाओ, खोलो शावर, बस खड़े हो जाओ, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नहा के, जैसे ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, कपड़े डालो निकल आए। मशीनें देख लो, खवातीन पहले कैसे कपड़े धोती थी, हमारी माएं दादियां डंडे उठा उठा के कूट रही होती थी कपड़ों को। अब मशीन में डालो, धुल धुला के ऑटोमेटिक मशीनें खुद ही सारे प्रोसेस से गुजर के कपड़ा बाहर। उसमें भी फिर खवातीन कहती हैं, एक्चुअली वो फिर वो करता हूँ, फिर खवातीन बहुत गुस्से होती हैं, काम बहुत है। काम क्या है भाई, आपका काम क्या है ना? मर्दों का थोड़ा बहुत, मर्द का तो फिर भी थोड़ा सा बॉस से कुछ सलावातें सुन लेगा, आपका तो सलावातों वाला काम भी। पहले सासों से जो सलावातें सुना करती थी वो भी क्या हो गया। एक थोड़ी सी सलावातों की टेंशन होती थी, अब वो भी क्या है। सास का तो एहतराम ही मार्केट से शॉर्ट हो गया है। तो उसमें जो है ना, पैम्पर देखो क्या कर रहा है आजकल। कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां किसने उठा ली हैं? पैम्परों ने उठा ली। तो कितनी लग्जरी लाइफ है ना इंसान की, लेकिन डिप्रेशन कम हो रही है, बढ़ रही है। क्यों? कंपटीशन। अबे उसकी मुझसे भी ज्यादा। किसी गरीब के घर पुराने जमाने में पंखा लगाते थे ना, खुशी से बेहोश हो जाता कि यार बटन दबाओ खुद ही हवा आ रही है। अब इस पे डिप्रेशन हो रही है कि मेरे घर में एसी क्यों नहीं है। सारी दुनिया ने एयर कंडीशन लगा लिया, मेरे घर में क्यों नहीं है। तो ये दिमाग में बिठा लो, जब तक सुकून नहीं मिलेगा, जब तक ये दुनिया में कंपटीशन और तकाबुल का जज्बा खत्म नहीं होगा। और ये खत्म होता है दुनिया को मुसाफिर खाना समझने से। समझते हो दुनिया को क्या समझने से? मुसाफिर। उलमा के पास अगर पैसा आता भी है तो लोग उनके ना पैसे को देखते हैं, यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हो। भाई जब नहीं था तो कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, कोई उनके दिमाग में तकाबुल नहीं है कि हमने पैसे में उससे आगे बढ़ना है, इससे सुकून है। जब नहीं होता तो नहीं होता, होता है तो भी वो टेंशन नहीं होती जो आम लोगों को हो रही होती है कि भाई जा भी सकता है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। लेकिन ये जो कंपटीशन का जो दिमाग में, खोपड़ी में घुस गया है ना, इस को खोपड़ी से क्या करो, निकालो। इसके बगैर जिंदगी में सुकून के अलावा सब कुछ मिलेगा, सुकून के अलावा सब कुछ। इसको निकाल दो। बात चल पड़ी है तो मैं कंप्लीटली इसी पर बात करूं जरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन में ना अपने से
ऊपर को देखो और दुनिया में अपने से कमतर को देखो। आपके घर अगर पंखा है, आप उसको देखें जिसके घर पंखा भी नहीं है। एक तो बड़ा मसला ये है कि इंसान के पास थोड़ा सा पैसा आता है ना, तो अपने से ज्यादा मालदारों में जाके रहना शुरू कर देता है। वो थोड़ा सा पैसा आया तो लिविंग स्टैंडर्ड अपनी औकात से ज्यादा ऊंचा, उसके बाद फिर वहां जा जाके फिर वही टेंशन। अबे यार उसके पास तो रोजाना गाड़ी बदलता है, मैं तो 10 साल से एक ही गाड़ी लेके घूम रहा हूं। अच्छा, मालदारों के साथ एक बड़ा इशू पता है क्या है? क्योंकि इंसान की नेचर है कि वो इज्जत तलाश करता है। अब मालदार के पास जब पैसा आता है ना, तो उसको इज्जत माल में नजर आती है। क्योंकि जब दोस्त अहबाब आपस में बात करते हैं, अबे तू क्या खरीद रहा है, अबे मैंने ये इतने की घड़ी खरीदी, मैंने ये इतने का मोबाइल खरीदा, मैंने इतने का प्लॉट खरीदा, मैं ये तो इज्जत का मयार क्या बन जाता है? दौलत। अब आपकी इज्जत ही दौलत की वजह से हो रही है, तो आप दौलत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। फिर यार पैसा ना जाए भाई, मेरी इज्जत की क्या हो जाएगी, ऐसी की तैसी। ये चीज है जो दौलतमंद को डिप्रेशन में लेके जाती है। उसकी तो इज्जत ही किस बेस पे हो रही है? देखो इसकी मिसाल देता हूं, उससे बात समझाता हूं, फिर इसका इलाज भी बताऊंगा। मैंने बहुत ज्यादा दौलतमंदों में ये डिप्रेशन देखी है। बाज दौलतमंद तो ऐसे देखे ऊपर से मुझे खिसके हुए लगे, वो कि खिसक गए अभी, सही नहीं रहे वो। इतना पैसा आ गया, ऊपर की सेटिंग क्या हो गई, मुझे 2-3 दफा ख्याल हुआ कि कुछ स्क्रू पाना लगे, थोड़ी सेटिंग क्या करनी पड़ेगी, टाइट करनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे डर हुआ कि ये थोड़ा अरसे में बिल्कुल ही आउट, क्योंकि एक दफा दिमाग घूमता है ना, तो अगर फौरन सेटिंग पे ना आए। बे भाई मुझे एक बात बताओ, गाड़ी में थोड़ा सा काम निकल आए, फौरन ठीक करा लोगे तो चलती रहेगी 100 साल भी, नहीं ठीक कराओगे तो थोड़ा और एक वक्त आएगा कि मैकेनिक बोलेगा भाई इसको कबाड़ वाले को बेच दे, अब ये रिपेयरिंग के काबिल नहीं है। तो बाज लोग की खोपड़ी आउट हुई, इतने आउट हो गए हैं कि अब खोल के दोबारा उनको जोड़ना पड़ेगा, वो रिपेयरिंग के काबिल। मैंने ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, मैं बताता हूं कि भाई अब ये रिपेयर नहीं हो सकता बंदा, ये खोल के दोबारा क्या होगा, ये दोबारा जोड़ेगा। अब हम तो जोड़ नहीं सकते, अब फरिश्ते ही जोड़ेंगे उसको, यानी इसको दोबारा से पैदा होना पड़ेगा। ऐसे भी हो जाता है, तो किसी वजह से हो ना, दिमाग में चोट लगने से हो गया, समझ में भी आता है यार। आप समझ रहे, मैं मजाक कर रहा हूं। देखो दिमाग में चोट लगी, पागल हो गया, बात समझ में आती है। कोई बहुत बड़ा गम आया उसकी जिंदगी में, अल्लाह ना करे, खानदान लुट गया, पागल हो गया, समझ में आता है ना। बैठे बैठे पागल हो गया यार, पैसा आ रहा है तो पागल हो गया, ख्वाहिशात सारी पूरी हो रही है, पागल हो गया। जरा सी बात पे क्या हो रहा है, यानी खुशियों की वजह से भी पागल हो रहा है, या मामूली सी टेंशन से पागल हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा इशू है कि नहीं है। तो फिर वो जब मैं देखता हूं ना इस तरह के लोगों को जो बातचीत, तो मुझे अंदाजा होता है कि मैं लोगों से कहता हूं कि यार अपने दोस्तों से कि भाई ये बंदा अब रिपेयरिंग के से ठीक होने वाला नहीं है, अल्लाह ही ठीक कर दे तो अलग बात है। अब ये कंपनी में जाएगा, उससे पूरा खुलेगा, दोबारा से क्या होगा, जुड़ेगा, उसके बाद ये सेट हो सकता है। दीन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, समझते हो। तो वो मसला क्या होता है ऐसे लोगों के साथ कि जो चीज इज्जत का जरिया थी, उसके जब छीनने का खतरा होता है ना, तो इंसान किस में जाता है, टेंशन। अब आप मुझे बताओ, आपके पास ऐसे केसेस आए हैं ना कि एक खिलाड़ी था, तरक्की करते करते कहां तक पहुंचा, सिलेक्शन नहीं हुई। ऐसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, हमारे जानने वालों में भी, बड़ी मेहनत करते 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 एक मकाम पर गए, कौमी टीम में सिलेक्शन नहीं हुई, डिप्रेशन से पागल हो गए। क्यों? उनको लगा कि यार जो चीज हमारी इज्जत का जरिया थी, अब वो ही नहीं रहा हमारे पास, तो अब हमारे पास तो कोई और जरिया है ही नहीं। बात ये जो हमें खिलाड़ी कामयाब नजर आते हैं ना, ये लाखों में 11 होते हैं टोटल। मेरा ख्याल है 13 खिलाड़ी होते हैं ना, 2 स्पेयर में भी कुछ घुटना शुटना दाएं बाएं हो गया, कोई पारवट 15-16 होते हैं ना। तो ये जो हमें नजर आ रहे होते हैं ना 15-16 के कामयाब तरीन लोग, ये 15-16 हजार नाकामों में से 15-16 कामयाब निकले हुए होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, खेल कूद को कभी भी अपना ओढ़ना बिछोना मत बनाओ, क्योंकि हमने जिंदगियां बर्बाद होते हुए देखी हैं। लड़का जो है ना क्रिकेट में लगा रहा, प्रैक्टिस करता रहा, पढ़ाई में नहीं है, वो मैं बड़ा खिलाड़ी बनूंगा, फुटबॉल में लगा रहा, दिन रात एक कर दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ कौमी टीम में। अब जिंदगी खपा दी फुटबॉल में और क्रिकेट में, ना डॉक्टर बन सके, ना इंजीनियर बन सके, ना ताजिर बन सके, अब रक्षा चला रहे हैं। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है समझ में? अब क्या चला रहे हैं? रक्षा चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो डिप्रेशन में जाते हैं रक्षे से कि हमने सोचा हुआ क्या था, आ कहां गए, रक्षे पे आ गए। तो ये चीज, अब दौलतमंद जो है ना, उसकी इज्जत किस बेस पे हो रही है, बोलो? दौलत, पैसा। जहां बैठेगा भाई पैसा बहुत है मेरे पास, पैसा अपना दिखाएगा भी। बाज दफा पैसा किसी कारोबारी जरूरत से भी दिखाना पड़ता है, वो एक अलग बात है। हमारे एक दोस्त हैं, बड़ा अल्लाह ने पैसा दिया, उन्होंने अपने पास आईफोन रखा हुआ है बगैर कवर के, सबसे लेटेस्ट। मैंने कहा भाई बगैर कवर के आईफोन क्यों है? कह रहे हैं भरम है, गिर गया तो टूटने का हमें गम
نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ کون سے بھرم ہے. کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس جب کوئی پارٹی آتی ہے نا ڈیلنگ کے لیے تو سیاست میں اس کو اپنی دولت دکھانی پڑتی ہے, ورنہ بڑے بڑے سودوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے. یہ بھرم ایک الگ رخ ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ بد اخلاقی بری چیز ہے, بھرم میں آدمی بڑی بڑی دھمکیاں دیتا ہے. میں نے ایک پورا جمعے کا بیان اس پہ کیا تھا کہ غصے میں یہ کہنا کہ بیگم میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے غصے میں, تو یہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے. عقل مند آدمی کی غصے میں کھوپڑی نہیں گھومتی. غصے میں ہی تو آزمائش ہے کہ کھوپڑی اپنی جگہ پہ ہے کہ گھوم رہی ہے. کیا خیال ہے؟ ابے بھائی جو لڑکے عام طور پہ کہتے ہیں نا ابے تیرے بھائی کی کھوپڑی تجھے پتا ہے غصے میں تو گھوم جاتی ہے, ابے تیرا بھائی کو جب غصہ آتا ہے تو اصل میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں گدھا ہوں. وہ کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ غصے میں تمہاری کھوپڑی گھوم جاتی ہے. اصل میں تو کھوپڑی کے صحیح استعمال کا ٹائم ہی کیا ہے؟ غصہ. کہ اس وقت کتنا کنٹرول ہوتے ہو تم. نارمل حالت میں تو ہر آدمی کی کھوپڑی سیٹ رہتی ہے. جو پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں غصے میں کھوپڑیاں گھومتی ہیں, پھر اوٹ پٹانگ قتل کر دیتے ہیں, طلاقیں دے دیتے ہیں, سر پھوڑ دیتے ہیں, گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اصل کمال کیا ہے؟ غصے میں آپ کیا ہو؟ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو. لہذا میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈائلاگ کہ غصے میں میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے, یہ ڈائلاگ آپ کے گدے ہونے کی دلیل ہے. یہ کبھی نہ بولا کرو کہ غصے میں تیرے بھائی کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے, تو اس کا مطلب آپ خود بتا رہے ہو کہ میں کیا ہوں, میں انسان نہیں, میں گدھا ہوں. جانور میں انسان میں یہی تو فرق ہوتا ہے. بیل کو دیکھا ہے, بھینسے کو جب غصہ آتا ہے اس کو کھوپڑی سائڈ رہتی ہے, گھومتی ہے, گھوم جاتی. تو آپ بھی بیل ہیں, اس کے کٹے ہیں آپ بھی. لیکن میں نے یہ بھی بیان میں بتایا تھا کہ سیاستن کبھی یہ کہنا پڑتا ہے بھرم کے لیے کہ غصے میں میری کھوپڑی, یہ روب کے لیے. مثال کے طور پر آپ کی شادی ہوئی, آپ بیگم کو روب میں لینا چاہ رہے ہو, آپ نے بیگم کو بتا دیا کہ بیگم ایک بات یہ میں تمہیں کان کھول کے سن لو کہ مجھے جتنا بھی غصہ ہے میں رہتا نارملی ہوں. تو جو خاندانی عورت ہوگی وہ کہے گی ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے. جو غیر خاندانی ہوگی وہ کہے گی میرے کو بڑا بہترین قسم کا بیوقوف آدمی مل گیا. اس کے ساتھ جو بھی کر لو غصے میں ہمیشہ یہ کیا رہے گا؟ ٹھنڈا رہے گا. تو جو غیر خاندانی ہوگی وہ تو پھر وہ کچھ کرے گی آپ کے ساتھ. تو ایسے موقع پہ غیر خاندانی, ہر عورت ایسی نہیں ہوتی, تو غیر خاندانی کو آپ بھرم میں لینے کے لیے, روب ڈالنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بیگم یہ کام نہ کرنا, کیونکہ اگر تم نے یہ کام کیا اور مجھے آ گیا غصہ تو اللہ سے پہلے کہو اللہ اوپر سے کہہ رہا ہوں میں ایسا ہوں نہیں, کیونکہ اللہ کو بہت غصہ آئے گا اس جملے سے کہ میں نے تو تجھے یہ کہا ہے کہ غصے میں کنٹرول کر. والکاظمین الغیظ, اللہ کہتے ہیں نیک لوگ غصے میں اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول. ان کی کھوپڑیاں گھومتی نہیں ہے. تو پہلے اللہ کو الگ سے بتا دو, اے اللہ میں بیگم کو کنٹرول میں لینے کے لیے اوپر سے ایک جملہ کہوں گا, دل میں میرے نیت نہیں ہو. تو کیونکہ اگر میں نے یہ کہہ دیا بیگم کے سامنے کہ غصے میں بھی میری کھوپڑی کنٹرول میں رہتی ہے, تو کھوپڑی تو کنٹرول میں رہے گی, بیگم کنٹرول میں بولو نہیں رہے. رپورٹ ہے یہ, بیگم کنٹرول میں نہیں رہے گی. خاندانی عورت تو رہے گی, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. ہر عورت تھوڑی, جیسے ہر آدمی ٹھیک ایک خاندانی نہیں ہوتا, تو ہر عورت کون سا ہوتی ہے؟ اچھے بری ہر طرح کی ہوتی ہیں. جو عزت دار عورت ہے نا اس کو آپ رسپیکٹ دیں گے, بیگم آئیے بیٹھیے, وہ اس کو اتنی قدر کرے گی ایسا اچھا میاں مل گیا. اور جو 2 نمبر خاندان سے آئی ہوگی نا اس کو آپ عزت دیں گے, وہ کہے گی بہترین بندہ ملا ہے, ٹھیک ہے نا, الو بنانے کے. خیر اب ایسا نہ ہو اپنے بیگموں سے شبہ کرنا شروع کر دو. تو اوپر سے آپ کہیں گے بیگم میں غصے میں میری کھوپڑی کنٹرول میں نہیں رہتی, یہ بھرم کے لیے. تو ایسے ہی بعض جملے متکبرانہ ہوتے ہیں, بعض طریقے متکبرانہ ہوتے ہیں, لیکن وہ سیاسی بھرم یا اور کوئی مصلحت کے لیے وہ اوپر سے ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے, وہ ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. جیسے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن میدان جنگ میں تواضع کا حکم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جملہ نا شہنشاہ کہنا کسی کو کہ بادشاہوں کا بادشاہ, اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہے,